कि इसी वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में दिशा नाम की एक लड़की जो टूल किट बनाने के नाम पे अरेस्ट की गई है, और दिल्ली राजधानी की पुलिस जिसके पास तर्क नहीं है, वो हाई कोर्ट में बेवजह बिना वजह घुमा फिरा के साबित करने में लगी हुई है कि इस लड़की ने कोई बड़ा अपराध कर दिया है, हैशटैग चलाने का, किसी को टैग करने की बातें लिखने का, और पुलिस जब साबित करने में लगी हुई है। जबकि जज साहब पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बताइए कि कहाँ इसने इसकी वजह से हिंसा हुई है, या जो हिंसा की घटना हुई है उसमें ये शामिल है। ये तो सिर्फ उस तरह के एक जागरूकता का प्लान कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पुलिस सिस्टम का जो अधिकारी है वो किसी का आदेश लेकर आया है, और 21-22 साल की लड़की पर भी वो हमले कर रहा है, और एक तरह से वो जिद पर अड़ा हुआ है कि चूंकि उस जूम कॉल में ये शामिल हैं वो शामिल हैं, और तो उसको एक अपराधी साबित कर देना है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में आप देखिए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक सदस्य गिरफ्तार हुई हैं, कोकेन के साथ गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन उसका कोई कवरेज नहीं है, उस पर कोई बात नहीं है। दो तरह के कानून इस देश में बन गए हैं कि जो सत्ता से जुड़ेगा वो कोकेन लेकर भी चलेगा तो उसका कवरेज नहीं होगा, लेकिन सत्ता के खिलाफ पर्यावरण से जुड़े सवालों को लेकर कुछ तैयारियां करेगा वो अपराधी हो जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों में भी आपने किसी से बात की होगी कि हम इसको यहाँ पे शेयर करेंगे, ये हैशटैग लगा सकते हैं। क्या ये सब अब आपराधिक कार्य हैं? दरअसल वो हर संभावना को इसी वक्त कुचल देना चाहते हैं जिससे भविष्य के लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत नजर आती है या बीज पड़ते हों, क्योंकि जो लक्ष्य है लोकतंत्र को समाप्त कर देने का वो पूरा हो चुका है। न्यायपालिका पर भी जिस तरह के कई फैसलों के सवाल उठ रहे हैं, जो रंजन गोगोई के मामले में हुआ, और जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में आने के बाद बोला है पिछले इंटरव्यू में, जिस तरह से पुलिस सिस्टम पर सवाल उठे हैं कि किसी को भी दंगों के आरोप में जेल में बंद कर देना। आज ही खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में कि सामने से गोली चल रही है और उसका वीडियो इतना साफ है कि आप सारे चेहरों को पहचान सकती हैं, और वीडियो वो मेरे ही कार्यक्रम में चला था, लेकिन उस सामने की छत पर जो लोग गोली चला रहे थे उनको ना गिरफ्तार, जिस छत पे लोगों गोलियां चल रही थी और जिस छत पे की मौत हुई थी वहां से 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पता भी नहीं चलता है, और वो तब से जेल में है। तो हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आप बिना सबूत के जेल में किसी को बंद कर रहे हैं। भारतीय पुलिस की यही विश्वसनीयता है, हर जेल में बिना सबूत के न जाने कितने लोग पड़े होंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरह से पुलिस घेर कर कुछ खास लोगों को, उसमें खास समुदाय भी शामिल हैं, जिस तरह से टारगेट कर रही है, वो अब बता रहा है कि जो भारत की ढांचों का जो लोकतांत्रिक स्वरूप था, जिसकी जवाबदेही थी, वो समाप्त हो चुकी है। वो कल नहीं होगी, वो हो चुकी है। और वही बर्ताव आप किसान आंदोलन के सामने देखते हैं कि जब किसान दिल्ली आते हैं तो जो उनका ऑपरेटर्स है, गोदी मीडिया, उसे लगाकर बताया जाता है कि वो आतंकवादी हैं, जबकि उनमें ऐसे बाप हैं जिनके बेटे सेना पर हैं, सेना सीमा पर तैनात सेना में हैं। उनमें ऐसे लोग हैं जिनके पिताओं को, जिनकी माताओं को खालिस्तानियों ने हत्या की है। पर उन किसानों को भी, जो इस देश की आबादी के 40% हैं, आतंकवादी कह दिया गया। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है कि जिसमें ये कहा जा सकता है, इसको स्वीकार करने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी है, जिन्हें आप हल्के फुल्के शब्दों में कभी अंधभक्त कहते हैं, कभी मोदी सपोर्टर करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन इन सब ने प्रतिकार नहीं किया। किसी ने सवाल नहीं किया कि जिसका बेटा सरहद पर है और वो दिल्ली की सीमा पर सिर्फ प्रदर्शन करने आ रहा है, जहां रोज आए दिन आते ही रहते हैं लोग, और तब कुछ ऐसा था भी नहीं कि कोई 2 महीने, कोई 4 महीने तक ये आंदोलन चलेगा। वो आ रहे थे अपनी बात सुनाने के लिए, उनको सीमा पर रोका गया है। इन्हें आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है?
तो एक बहुमत को एक गैंग में बदल दिया गया है, उसको लगातार असुरक्षित किया जा रहा है और उसके भीतर की जो पूर्वाग्रह हैं, जो पूर्व धारणाएं हैं, जो जड़ताएं हैं, उसको उभारा जा रहा है और उसके रक्षक के रूप में खुद को पेश करते चले जा रहे हैं। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में जो एक बहुमत चुनने लायक समाज है, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो अलोकतांत्रिक हो रहे हैं और वो लोग किसी भी प्रक्रिया या कार्यवाही के प्रति असहनीय होते चले जा रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई आंदोलन क्यों कर रहा है, उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई सवाल क्यों कर रहा है। तो हमें ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है जनता के भीतर, जनता के एक बड़े वर्ग में, जो लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और उसको वो स्वीकार कर रहा है, एक नेता के लिए स्वीकार कर रहा है, वो उसका विरोध नहीं कर रहा है। तो हमें उस पृष्ठभूमि में देखना है कि इससे अंदाजा मिल रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। इससे अभी तक अगर आप देखें तो एक लोकतांत्रिक नागरिक की पहचान मोटा मोटी दो बातों पर निर्भर करती है कि वो संवैधानिक मूल्यों से अधिक कितना लैस है और वो पूर्वाग्रहों से कम कितना लैस है। मुक्त तो नहीं हो सकता। धर्म को लेकर नफरत के पूर्वाग्रह, भाषा को लेकर नफरत के पूर्वाग्रह, या फिर इलाके को लेकर, या फिर किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के प्रति पूर्वाग्रह को लेकर कम से कम होता चला जाए। संविधान ने ऐसे एक नागरिक की कल्पना की थी और इसीलिए अधिकारों की, कर्तव्यों की उसमें विशद व्याख्या की गई है। तो संवैधानिक मूल्यों से लैस नागरिक है, वो अपने अधिकारों की भी बात करेगा, हमारे आपके दूसरों के अधिकारों की भी बात करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन जब पूर्वाग्रहों से लैस नागरिक की तादाद आप बढ़ा दें तो वो लोकतांत्रिक सवालों पर हमला करेगा, एक ऐसी भीड़ की बात करेगा जिसमें लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मान लेगा कि किसान आतंकवादी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मान लिया है कि किसान आतंकवादी हैं और किसानों की हालत ये हो गई है, जिनकी पहचान जवान और किसान एक साथ होती थी क्योंकि वो अलग नहीं किए जा सकते थे, कि वो अपने हर मंच पर सफाई देते फिर रहे हैं कि हम आतंकवादी नहीं है, हम देश को खिलाते हैं और देश को बचाने के लिए सीमा पर अपने बेटों को भेजते हैं। ये हालत कर दी गई है उन किसानों की जो खुद भी कभी उस भीड़ में शामिल थे, मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर, और वो कह रहे हैं अपने महापंचायतों में कि हमसे गलती हुई। 7 साल लग गए उन्हें ये एहसास होने में कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने एक नफरत को पाल लिया और जिसकी वजह से खुद कमजोर हुए। आज उन किसानों को पता चला कि उन दंगों की वजह से एक पार्टी मजबूत हो गई। उस पार्टी को उस इलाके में बहुत सारे सांसद मिल गए, लेकिन उस पार्टी और सांसद को चुनने वाले किसान कमजोर हो गए और इस तरह से कमजोर हो गए कि वो आतंकवादी कहे जा रहे हैं। वो दिल्ली ना आए इसलिए बैरिकेड की जगह पे कीलें ठोक दी गई। उन्हें तब एहसास नहीं था कि सांप्रदायिकता एक दिन उनकी ये हालत कर देगी कि जिसमें उनके नागरिक बोध का कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। तो हमें इन मुकाबलों, इन कसौटियों पर देखना चाहिए कि हमारे भारत के जो लोग हैं, जो चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, वो संवैधानिक मूल्यों से कितने लैस हैं और पूर्वाग्रहों से कितने लैस हैं। औपचारिक भाषणों में हमारे प्रधानमंत्री जरूर लोकतंत्र की बात करते हैं और इस तरह से नजरअंदाज करते हैं कि जैसे इस वक्त कोई खतरा नहीं है। इतिहास में ऐसे ही लोग इसी तरह से करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव हो गया तो वही लोकतंत्र है। दरअसल पिछले 70 साल में आजादी के बाद से हमने लोगों को यही ट्रेनिंग दी और मीडिया में भी इस बात का गुणगान किया कि 80% लोग अगर वोट करने आ रहे हैं तो ये लोकतंत्र के उत्सव का, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता है। वो एक दिन की घटना है। मतदान करना लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होना नहीं है। प्रक्रिया का मतलब होता है लंबी चीजें। लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू होती है मतदान के बाद। क्या उसके बाद वो 80% वोट देने वाले उन प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं जो लोकतंत्र के कारण एक दिन एक सुरक्षित पोलिंग बूथ उन्हें मिलता है जहां पर जाकर वोट देते हैं? वो नहीं मिलता है। तो हमने वो गुणगान किया कि मतदान कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग, उस वैल्यूज पर हमने जोर नहीं दिया कि लोकतांत्रिक भागीदारी का मतलब क्या होता है।
और आप संसद से लेकर पंचायत तक देखिए तो अधिकारों का वितरण है, लेकिन कुछ ही लोगों को अधिकारों का वितरण मिला है उसमें। पंचायत में भी ग्राम सभाएं नहीं होती हैं, और संसद की बैठक का हाल आप जानते ही हैं कि जहां कृषि कानून का बिल इस दबदबे के साथ पास करा दिया गया, जैसे उस पर विस्तार से चर्चा हो जाती तो कोई तूफान आ जाता। तो लोगों को हमने पार्टिसिपेशन से दूर रखा, भागीदारी के सवाल से दूर रखा, तो जाहिर है सिविल सोसाइटी ही एक डेमोक्रेटिक फ्रंट मंच बन जाती है, जो अलग अलग मसलों को लेकर आंदोलन करती है, अलग अलग मसलों को लेकर धीरे धीरे कुछ लोगों को जोड़ती है। और इन सारी प्रक्रियाओं में आप देखें तो हमारे राजनीतिक दल उस सिविल सोसाइटी के आंदोलन से दूर रहते हैं, जैसे उनका काम है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से दूर रहना। तो एक तरह से हमने जमीन से लेकर आसमान तक जो संसद है उसमें लोकतंत्र की समझ को काफी कंफ्यूज किया है। अगर हम भागीदारी को एक सुअवसर के रूप में नहीं बदलें, उसको आसान नहीं बनाएं और उसे इतना मुश्किल कर दें कि हैशटैग की रणनीति बनाने के लिए 23 साल 22 साल की लड़की को हम जेल में डाल दें, वो क्या कर रही है, उसका इसमें शामिल होना वो धक्का दे रही है। वो आखिर किस तरह से इन सारे सवालों को लेकर इस प्रक्रिया में शामिल हो। उसके पास कोई दरवाजे नहीं है, वो एमपी के पास नहीं जा सकती है, एमएलए के पास नहीं जा सकती, ये सारे पार्टी विप से बंधे हुए लोग हैं, वो बोल नहीं सकते हैं कुछ। तो जनता जब बोलना चाहती है तो जो थोड़े से समूह के लोग हैं उनको ये डराया जा रहा है, और पत्रकारों को ये जो एक सिस्टम था कि अखबारों के जरिए अपनी बात को रख देने का, टेलीविजन चैनल के जरिए अपनी बात को रख देने का, वो भी खत्म हुआ। और आप गौर से कीजिए, गौर कीजिए इस बात पे कि 2014 के बाद से पहले ही 2-3 महीनों में टेलीविजन को पूरा पलट दिया जाता है, इंतजार नहीं किया जाता है, वो किसी प्रक्रिया में नहीं होती है, और खबरों में एक तरह से सैनिटाइजेशन की जाती है कि किस तरह की खबरें चलेंगी। और पहले दिन से एक कमजोर हो चुके विपक्ष को, जो चुनाव में हार चुका था, उसको डिमोनाइज किया जाता है, जैसे किसानों को डिमोनाइज किया गया। जब इस विपक्ष को डिमोनाइज किया जा रहा था तब किसान भी उसमें शामिल हो सकते हैं, बहुत से लोग। और यही कारण था कि जब किसान आंदोलन दिल्ली की सीमा पर पहुंचा तो लोगों के दिमाग से विपक्ष को खत्म कर दिया गया है। जब आप विपक्ष में खड़े होते हैं सरकार की किसी नीति के, तब भी वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं आएंगे। किसान आंदोलन को क्यों कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ राजनीतिक दल नहीं आएंगे? क्या ये कॉपीराइट की लड़ाई है? क्या ये राजनीति की लड़ाई नहीं थी? क्या ये पूरी राजनीतिक कार्यवाही नहीं थी? तो वो जो पूरा दिमाग का ब्रेन वॉश चला है, उसके प्रभाव में हमारे किसान भी कहते हैं कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, इसमें राजनीतिक दल के लोग नहीं आएंगे। तो फिर राजनीति कैसे होगी? वो क्या करेंगे? अगर कोई विपक्ष का कोई नेता है, वो क्या करे? वो पार्टी है। तो जनता को विपक्ष से दूर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जनता के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया है, वो बगैर लोकतांत्रिक मूल्यों के हो गई है। इसलिए जब भी वो आंदोलन करने के लिए आती है, पहले यही कहते हुए आती है कि हम राजनीतिक दलों से दूर हैं, हम विपक्ष के नेताओं को हम नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? बुलाइए, आप उनसे पूछिए कि आप विधायक हैं, आप एमपी हैं, आपकी पार्टी में किस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है किसी नीति या बिल को लाने के लिए। कितना अच्छा मौका है पब्लिक में लाकर, उनसे भाषण ही क्यों दिलवाना? उनसे पूछिए कि इस तरह के कानून बने तो बीजेपी के भीतर क्या प्रक्रिया चली। बीजेपी के बहुत सारे नेता सांसद ग्रामीण इलाकों से चुनकर आते हैं, उनका क्या योगदान था? तो हम सांसद और विधायक को बिना किसी योगदान के लिए चुन रहे हैं, सिर्फ एक संख्या के लिए चुन रहे हैं कि वो जुट जाए तो ये किसी की सरकार बन जाए, और सरकार बन जाए तो सारा काम उद्योगपतियों का होता चले। तो लोगों के दिमाग से विपक्ष को गायब कर दिया गया है। इसलिए जब वो खुद विपक्ष में आता है तो वो उन्हीं चीजों से घिर जाता है। जब वो सत्ता के साथ रहकर विपक्ष पर हमला करता है, उससे दूरी बनाता है। ये बात हमारे किसान समझ गए। थोड़ा वक्त लगा, 2 महीने तक लग गया, जब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उनसे मिलना चाहते थे, फिर बाद में सांसद लोग गए। विपक्ष, बीजेपी की तो वैसे भी नहीं जाने थे। तो इस तरह से हमने एक विपक्ष को गायब कर दिया, भागीदारी के जितने मंच थे वो सीमित कर दिए गए। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक जेएनयू को छोड़कर कहीं भी ढंग से चुनाव की व्यवस्था नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो जनता के बीच से नेता के बनने की जो प्रक्रिया है, जो संभावनाएं हैं, वही खत्म कर दी गई हैं।
केवल एक चुनाव आयोग, अब तो चुनाव आयोग का नाम भी नहीं सुनाई देता है, लगता है कि अब वो भी जरूरी नहीं रह गया है। नहीं तो हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग की एक प्रतिष्ठा अपने आप बन जाती थी कि अब यहां से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास ये स्थितियां हैं तो सिर्फ कुछ आंदोलनों से, समय समय पर होने वाले आंदोलनों से और उनके असफल हो जाने से लोकतंत्र के बीज कुछ बड़े तो होते हैं, पौधे में बदलते हैं, मगर वो अब पेड़ में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो पुराने पेड़ थे उन सबको अब काट दिया गया है। अच्छी बात यह है कि चाहे न्यायपालिका के भीतर कुछ लोग हों, चाहे सिस्टम के भीतर कुछ लोग हों, वो अब इस चीज को समझ रहे हैं कि ये किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है, ये धर्म के नाम पर गुंडों का एक गिरोह बनाया जा रहा है। धर्म का आचरण ऐसा थोड़ी होता है, धर्म का आचरण तो न्याय से बंधा होता है। धर्म का आचरण उदंडता से जाहिर नहीं होता है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की पहचान को खत्म कर धार्मिक पहचान को आगे की जा रही है। और पूरी राजनीति धार्मिक पहचान को लेकर हो रही है, क्योंकि यही वो एरिया है जहां तार्किकता समाप्त हो जाती है। कभी आप किसी भगवान को आगे कर दो, बंगाल में चुनाव करने गए हैं तो अपने पेट्रोल पर बात करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं जय श्री राम बोलना पड़ेगा, खुद से चिल्ला रहे हैं कि जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो हर जगह धर्म को आगे कर चुनाव लड़ते हैं। यही कहा गया था कि ये हमारे निजी स्पेस की चीज है और सबको आजादी मिली है, लेकिन अब वो एक आगे करके उसी को पब्लिक फिगर बना रहे हैं, पब्लिक फेस बना रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म को आजादी रहेगी। आप सिख हैं तो आतंकवादी कहे जा सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो आतंकवादी कहे जा सकते हैं। पूरी राजनीति को वो धर्म के प्रतीकों से भर दिए। कभी कभी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों वाले इस देश में, जिसे हासिल करने के लिए उनकी अग्रज संस्थाओं का कोई योगदान नहीं था, उसे धार्मिक प्रतीकों से क्यों भर रहे हैं? क्या वो डरते हैं? हर बात पर भगवान का नाम क्यों लेकर चले आते हैं? हर गलत को छिपाने के लिए भगवान का नाम क्यों लेते हैं? सच को बोलने के लिए राम का नाम लीजिए ना, सच बोलने के लिए कृष्ण का नाम लीजिए। कि सच को कुचल देने के लिए आप कृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, तो वो धर्म का भी अनादर कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है कि हम एक दिन भूल जाएंगे कि इस धर्म से हमें कितनी सारी चीजें मिली हैं, इसने हमें कितनी सांस्कृतिक विरासतें, त्योहार दिया है। पूरा बंगाल का चुनाव वो धार्मिक तेवरों से लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का आएगा तो पूरे धार्मिक तेवरों से लड़ेंगे, क्योंकि पूरी आइडिया यही है कि लोगों को भरमाओ, उनको उग्र बनाओ, कुतर्कों को भर दो, ताकि जो सवाल हैं, संस्थाओं से जुड़े सवाल हैं, वो खत्म हो जाए। वो कभी नहीं बताते कि उनके धार्मिक राष्ट्र की जो बात वो करते हैं उसमें एक नागरिक की पहचान क्या होगी, उसका अधिकार क्या होगा। क्या उस धार्मिक राष्ट्र की अवधारणा में दिशा नाम की लड़की हैशटैग चलाने की योजना नहीं बना सकती है? तो वो धार्मिक राष्ट्र के नाम पे गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को। तो ये बहुत जिम्मेदारी है कि जो लोग धर्म के नाम पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, उनसे पूछा जाए धर्म को लेकर कि पिछले 7 साल में कौन सा काम धार्मिक मूल्यों के हिसाब से हुआ है। लाल किला से लेकर संसद के भीतर प्रधानमंत्री झूठ बोलते पकड़े गए, गलत बयानी करते हुए पकड़े गए, सीधे सवालों के जवाब देने के बजाय गोल गोल घुमाकर बात करते हुए पकड़े गए। ये किस धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ है? ऐसा किस धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है? अगर वो संवैधानिक मूल्यों का आदर नहीं करते तो बता दें कि किस धार्मिक शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा, और कब उन्होंने गीता की तरह सत्य बोलने के साहस का प्रदर्शन किया है। और क्यों जो कोई लड़की सत्य बोलने के साहस का प्रदर्शन करती है उस पर इतनी बड़ी बड़ी पुलिस लगा दी जाती है। हो ये रहा है कि जैसे ही वो धर्म को आगे कर रहे हैं, सारे लोग पीछे हट जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, करना क्या है, जब इसका मतलब है उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। ये देश तो जागता सोता धर्म में है, उसको लेकर राजनीति करने की क्या जरूरत है? अब गांव गांव में चीजों को घुमाया जा रहा है। तो इसलिए अगर धर्म के नाम पे भी है तो उन्होंने धर्म की कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं कर दी है। ये जो भी धर्माचार्य बने हुए हैं, कुछ तो उसमें चिंतन मनन करने वाले होंगे, उनसे तो पूछा जा सकता है कि क्या इन्होंने धर्म की प्रतिष्ठा की है। साफा बांध लेना, किसी खास मौके पर कोई खास रंग का कपड़ा पहन लेना धर्म का प्रदर्शन नहीं है। वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल लोकतंत्र की हत्या करने में कर रहे हैं और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने में कर रहे हैं। कहीं तो न्याय होता नहीं दिख रहा है, और जब भी न्याय का प्रश्न आता है इन्हें सबको देशद्रोही नजर आने लगता है। ये भारत का एक ऐसा कालखंड है जहां अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा जितने अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों के बीच देशद्रोही नजर नहीं आते थे,
उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार अपने नागरिकों को देशद्रोही के रूप में देखती है। और ये पैटर्न आप देखिए कि जो आवाज उठ रही है लड़कियों की, चाहे वो नताशा नरवाल हो या देवांगना कालिता हो या दिशा हो या गुलफिशा हो, दिल्ली में इतनी भयानक हिंसा हुई, पुलिस की आलोचना हुई, उसकी साख खत्म हो चुकी थी। विश्वास दिलाने के लिए जब दुनिया भर में शर्मिंदगी हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सड़क पर उतरना पड़ा और एक नए कार्यवाहक आयुक्त लाए गए। उस स्केल की हिंसा के आयोजन प्रयोजन के आरोप में लड़कियों को खतरनाक धाराओं में बंद किया गया। तो ये फंसाने की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये इम्तिहान ले रहे हैं कि कब तक कोई आवाज उठाएगा और कब तक यूएपीए का सामना कर पाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि चाहे नताशा नरवाल हो, चाहे देवांगना कालिता हो, इन सब लड़कियों ने इसका सामना किया है। वो महीनों से जेल में हैं। उमर खालिद हूं, अभी रोना विल्सन का केस आया, हमें तो नहीं मालूम कि इसमें कौन जुड़ जाएगा, कहां से कोई फाइल आ जाएगी और आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा, आप लोगों को भी बना दिया जाएगा। उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात ही नहीं हो रही है। सुधा भारद्वाज जैसी महिला को, जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों के लिए अपनी लगा दी, 80-80 साल के लोग खतरनाक साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद कर दिए गए हैं। तो वो जो आवाजें बची थी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि के तौर पर, उसको खत्म कर रहे हैं। और जो एक स्पेस था तरह तरह के मुद्दों पर काम करने का, उसको खत्म किया जा रहा है। विधायक सांसद से लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि उनमें त्याग करने की भावना कम होती है। अपने अधिकार को छोड़ने या दांव पर लगाने की परिस्थितियां उनके सामने बहुत कम होती हैं, कई कारणों से। जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं वो अधिकतम जोखिम उठाते हैं, और ये बात सरकार समझ गई है कि इन लोगों को किस तरह से खत्म किया जाए। लेकिन फिर भी मैं आशावान हूं, कुछ वर्ष जरूर निकल जाएंगे इस देश के, और भी कुछ वर्ष निकल सकते हैं। लेकिन इसी दौरान छोटी छोटी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बन रही हैं। वो बनता हुआ मैं देखता हूं कि हाँ, उनमें बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें लोकतांत्रिक चेतना की कमी है, लेकिन वो एक अभ्यास के स्तर पर देखें तो वो कम से कम अभ्यास कर रहे हैं। इलाहाबाद में लड़के हैं जो अपने नौकरी के सवाल को लेकर 200 दिनों से धरने पर बैठे हैं। शायद उन्हें समझ में आ रहा होगा कि धर्म के जुनून में, धार्मिक पहचान को लेकर एक राजनीतिक दल की भीड़ में शामिल होने से उन्हें क्या मिला, और वो कहीं कवर नहीं हो रहा है। तो वो धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन तब तक उन्हें जरूर बढ़त मिल गई है। जब तक हम जनता को लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों से आम जनता को लैस नहीं करेंगे, ये भी चीज जो है वो बहुत ही कुलीन चीज हो गई है। बहुत प्रिविलेज लोगों को उपलब्ध है, सबको नहीं उपलब्ध है। संविधानवाद हमारे देश में बहुत कम रहा। लोग अलग अलग दलों में बढ़ सकते थे, लोग कांग्रेस के हो सकते थे, बीजेपी के हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के होते हुए भी उन्हें देखना यह चाहिए था कि उनके देश का सिस्टम तो चल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है वो न्याय पर आधारित है या राजनीतिक दबाव पर आधारित है। एक पत्रकार को बेल लेने में कितने सेशन गुजर जाते हैं, कितनी सुनवाइयां गुजर जाती, ये तो सबको देखना चाहिए था, पर ये सब नहीं देख रहे हैं। एक पार्टी खुद को धार्मिक पहचान में समाहित करती चली जा रही है और दूसरी पार्टियों को पता नहीं कि इस तरह के इमेजेस या प्रतीकों का सामना कैसे किया जाए। हमें इस पे भरोसा रखना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों पर। आप महाराष्ट्र में ही आप ट्रेडिशन देखिए, संविधानवाद को लेकर गाने वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं कि आपने जो संवैधानिक किताब को, संविधान की किताब को, उसकी बातों को, डॉक्टर अंबेडकर को गीतों में बदला, एक कल्चरल चीजों में बदला, ये दुनिया में कहीं भी हमने नहीं देखा है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लोग भीम गीत गाते हो। फिर भी जब लोकतंत्र पर हमला होता है तो उस कल्चरल स्पेस के लोग आगे क्यों नहीं आते, जिनकी पूरी सांस्कृतिक पहचान इस आधार पर बनाई जा रही है कि संविधान उनकी आखिरी किताब है। वहीं दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश में देखें तो कुछ समय के लिए तो था ही, इससे भी ज्यादा पीक जब आया था, केतकर साहब ज्यादा उसके बारे में सोचते होंगे, जानते हैं, 92 के साल में जब कांशीराम ने इस तरह के धार्मिक सनक को रोक दिया था, काफी पीछे धकेल दिया था। लेकिन उसके बाद भी यूपी में उस तरह के संवैधानिक मूल्यों को लेकर
सांस्कृतिक जो अभियान है वो नहीं बन पाया। जिस तरह का सांस्कृतिक अभियान मुझे महाराष्ट्र के मेलों में दिखता है, जहां खूब सारे लोग मराठी में संविधान की कॉपियां खरीदते हैं, मुझे भी देते हैं, ये तो मैं कहीं दुनिया में नहीं देखा हूं किस तरह से एक ग्रंथ की तरह उसका आदर करना। फिर भी मुझे लगता है कि इन्हीं में से कोई आएगा जो संवैधानिक मूल्यों के लिए खड़ा होगा, और इन्हीं में से सबको ये बात आज न कल पता चलेगी कि ये किताब नहीं रही, और इस किताब के आदर्शों के अनुरूप बनाए गए संस्थागत ढांचे अगर नहीं रहे तो फिर वो नहीं रहेंगे। उनका धर्म के आधार पर बनाए गए राष्ट्र में कोई हित नहीं होने वाला है, ये उनको समझना है। तो हमारे पास ऐसे देखने से पता चलता है कि उम्मीद की कई किरणें हैं। जरूर यूपी और बिहार में कम नजर आती हैं, लेकिन आप उसके बाहर देखें तो उम्मीद की किरणें बहुत नजर आती हैं। हमें जो हासिल करना है वो लोकतंत्र में एक नागरिक और हजारों नागरिक की भागीदारी, निरंतर भागीदारी, उसे हासिल करना है, और संस्थाओं को की जवाबदेही कि आपको ऐसा ना हो कि आप कोर्ट में हैं और सब चीज बंद लिफाफे में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पे आज न कल लोग समझेंगे। किसान आंदोलन को जब बात समझ में आई तो उन्होंने कहा हमें ये गोदी मीडिया नहीं चाहिए, हमें कवरेज नहीं चाहिए। इस बिंदु पर आकर वो गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को टेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो काफी लंबे समय तक सफल भी हुए कि उन्होंने बिना मीडिया के सपोर्ट के अपने आंदोलन को चलाया। ऐसे ही लोगों को समझना होगा कि ये जो प्रेस है हिंदुस्तान का आज की तारीख में, वो प्रेस नहीं है। उसमें जो पत्रकार के रूप में 4, 5, 10 लोग बचे हुए हैं, वो सब जेलों में बंद कर दिए जाएंगे या फिर उनकी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन उसी में से कोई पुनिया निकल आएगा जो रात को खड़ा रहेगा, रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, जेल भी जाएगा, खतरे उठाएगा, जो लोग कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन जब तक भारत का नागरिक समाज भारतीय प्रेस की इस गुलामी को नहीं समझेगा और इस पे बदलाव के दबाव नहीं बनाएगा, बहिष्कार एक कारण, एक रूप हो सकता है, और भी कई रूप हो सकते हैं जिस पे रचनात्मक रूप से सोचा जाना चाहिए। इस धार्मिक पहचान वाली गुलामी से, उसमें धार्मिक पहचान वो तुरंत आके कहेंगे कि आपको इससे समस्या है। बिल्कुल समस्या है, क्योंकि आप सत्य बोलने का साहस पैदा नहीं कर रहे हैं, आप कृष्ण नहीं बना रहे हैं, आप धर्म के नाम पर धर्म की राजनीति करते हुए दुर्योधनों की फौज खड़ी कर रहे हैं, जो किसी को घेर कर मार दे और सही गलत को समझे बिना जहां जो रखा हुआ उसका अपना हिस्सा लेकर चलते बने। तो इसे एक लड़ना होगा। इस मीडिया, गोदी मीडिया से लड़े बगैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत मुश्किल लगती है, लेकिन असंभव नहीं है। पर हाँ, जिस तरह से संस्थाएं खत्म की गई हैं, बनाने में अब कई साल लगेंगे, और जब तक हम सूचनाओं का, ज्ञान का, संवैधानिक मूल्यों का समान वितरण नहीं करेंगे, तब तक इसे स्थायी रूप से हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में बहुत खराबियां आई, मैं उसके प्रेस का बहुत महिमा मंडन नहीं करता, लेकिन एक संस्था के रूप में उसके प्रेस ने कुछ डेमोक्रेटिक संस्थाओं की लड़ाई लड़ी। वो लड़े वहां के लोग, और उन्होंने एक विकल्प बनाया कि ये विकल्प व्यक्ति का विकल्प नहीं है। यह विकल्प जो है, ये चुनाव उनके लिए कोई हैंडसम सा दिखने वाले नेता की खोज का चुनाव नहीं था, जो ये देश के सामने झूठ बोलता हो कि सोता ही नहीं है, उस टाइप के नेता का चुनाव नहीं था। अमेरिका ने चुनाव लड़ा कि अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का विकल्प चाहिए। योगा करने वाला, जिम में पुशअप करने वाला नेता अभी नहीं चाहिए। दौड़कर सीढ़ियां चढ़ने वाला और जनता को घुटनों पर चलने के लिए मजबूर करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो अमेरिका वो समझा, लेकिन जिस तरह से नफरत का प्रसार हुआ है, उससे लोकतांत्रिकता कम हो गई है। यहां भी, और अमेरिका की भी बात कर रहा हूं, तो अमेरिका को भी अभी बहुत तरह के टकराव से गुजरना है। कंपैशन खत्म हो गया है। यहां करुणा की भी स्थापना करनी है कि जहां किसी अल्पसंख्यक को, किसी दूसरे मजहब के लोगों को किसी के सामने कोई बात कहते हुए अपनी पहचान को लेकर ग्लानि ना हो, और जहां एक बहुसंख्यक को अपनी बात कहते समय बेजरूरत आक्रामकता ना हो, अहंकार ना हो। तो विनम्रता और करुणा की स्थापना बहुत जरूरी है। ये होगी, अभी लगता है कि मुश्किल है, लेकिन हमने ये काम तो कब किया ही था, हमने ये काम छोड़ दिया था। कुछ कुछ लोग कर रहे थे, किनारे किनारे कर रहे थे, लेकिन आज ना कल सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा, और लोकतंत्र के व्यापक हित में करना पड़ेगा।
ना कि किसी राजनीतिक दल के ए को हटाकर बी को हटाकर सी, इन राजनीतिक दलों के हित में करना पड़ेगा। थैंक यू।